हमने पता करना शुरू किया, बहुत स्रोतों से हमने जानकारी, तो एक महिला के बारे में मालूम हुआ और हुआ कि बहुत अच्छा कृषि में भी काम कर रही है। तो बुलाया उनको हमने, पति पत्नी आए और हमने पूछना शुरू किया। फिर उसने बताया कि हम तो श्री विधि का प्रचार करते। फिर हमारे ध्यान में आया कि श्री विधि में किसी कार्यक्रम में ये थी। फिर उस समय भी हमने तत्काल जब बताया कि हम राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए थे, तो हमने राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को फोन किया बाद में कि भाई आप जानते? तो हाँ, उन्होंने कहा मैं जानता हूँ। वो तो आई थी और कृषि वैज्ञानिकों के बीच में अपनी बात रखी थी और हम लोग जानते हैं, हम लोगों के रिसोर्स पर्सन है श्री विधि को प्रसारित करने के लिए। मुझे बड़ी खुशी, और हमने उस महिला को टिकट दिया और जीत करके आई, बहुत वोट से जीत करके आई। और जब उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने गए थे तो दिल्ली से कोई बड़े पत्रकार भी उस दिन संयोग से हमारे कार्यक्रमों को कवर करने के लिए मेरे साथ चल रहे। तो उनका भाषण उन्होंने सुना। महिला का नाम है ज्योति मांझी, महादलित समाज से आती है। और वो भाषण सुन करके वो पत्रकार ने हमको कहा कि भाई तो बहुत अच्छा बोलती। तो श्री विधि का प्रचार, और हमने देखा है कि खास तौर से गरीब तबकों में इसका प्रचार हो रहा। देखिए हमारे यहाँ तो जमीन के टुकड़े होते चले जा रहे हैं, और आप भी जानते हैं कितना कम जमीन है। जमीन तो एक्सपैंड कर नहीं सकता। एक्सपैंड करने का मतलब है जंगल और कटेगा, जमीन तो एक्सपैंड नहीं करेगा। लेकिन खेती के लायक जमीन अगर आप बढ़ाएंगे, और यो अब बढ़ेगा कहाँ, यानी और भी जो जरूरतें हैं उसके चलते खेती के लायक जमीन और सिमटता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही। जब हम ICR के अध्यक्ष थे तो हमने उस समय कहा था 1 हेक्टेयर पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया। तो हमने कहा कि भाई 1 हेक्टेयर तो बहुत होता है, आप 1 एकड़ पर काम किए। तो मुझे खुशी है कि ICR ने 1 एकड़ पर विकसित किया है, अब तो उससे भी कम। तो ये जो श्री विधि है इसका प्रचार करना चाहिए, और बिहार के संदर्भ में इसको कैसे और बेहतर ढंग से प्रचारित किया जाए, लोगों की मदद की जाए। तो इन सारे विषयों पर मैंने एक उदाहरण के तौर पर ये बात कही, और आपके पास बहुत चीज होगा। तो इन चुनौतियों का आप मुकाबला करने के लिए हमें तकनीक बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एक्सपेरिमेंट करते हुए किसी चीज को आप निकालते हैं तो फिर उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं, एक्सटेंशन का काम भी बहुत जरूरी है। तो जब आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात, एक्सटेंशन की बात भी करें। हम लोगों ने एक्सटेंशन पर भी काफी जोर दिया गया। एक्सटेंशन नाम की कोई चीज बिहार में बची नहीं थी, अब उसको फिर से जागृत किया। और फिर हमारे माननीय मंत्री जी ने आपको कहा मैकेनाइजेशन पर भी जोर है, और हम खूब सहायता देना चाहते हैं। हमने सहायता की राशि बढ़ा दी है। और हमारा एक है, हमारी अपनी तरकीब है, वो ये है कि किसी चीज को अगर शुरू कीजिए तो सैचुरेट कर दीजिए, क्योंकि खुदरा खुदरा काम हमको भाता नहीं है। भारत सरकार की खुदरों में स्कीम, क्षमा कीजिएगा आप ICR के DG हैं, आपकी बात भारत सरकार में चल सकती है तो चलाइए। ये खुदरे में स्कीम बनाने से क्या फायदा? थोड़ा यहाँ भी दे दो, थोड़ा वहां भी दे दो, पता नहीं आप लोगों क्या होता है कि नहीं, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, बताओ। आज जितना आदमी जाता है वो सबको ठोपे ठोप प्रसाद मिलता है। इसी तरह से भारत सरकार की योजना है, थोक भाव से कोई काम ही नहीं होता। हम जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो हमने 27-28 एग्रीकल्चर की स्कीम को एक किया, मैक्रो मोड उसका नाम दिया गया। अब पता नहीं फिर से पुरानी आदत शुरू हो गई, खुदरा खुदरा स्कीम बना दो। अब इतनी संख्या गिन दो कि उसकी मॉनिटरिंग भी पॉसिबल नहीं, फिर वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कागजी कारोबार होता है। तो ये कागजी कारोबार नहीं होना चाहिए, जमीन पर जाए। तो हमारा जोर है स्टेट पे, जब हम कोई स्कीम बनाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम किसी चीज को संतृप्त कर दें, सैचुरेट कर दें। अब जैसे पावर टिलर की बात है, तो भाई जितने लोग पावर टिलर लेना चाहते हैं सब पावर टिलर ले, स्कीम चलती रहेगी।
लिमिटेड स्केल पर, लेकिन एक बार थोक से हुई। अब जैसे हम चाहते, बहुत कीमती हो जाता है ड्रिप इरिगेशन के लिए पानी को बचाना। आपका इंस्टीट्यूट तो पानी का यही था और उसी से शुरू हुआ। तो आईसीआर रीजनल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा अनावश्यक पानी का हम लोग प्रयोग करते थे। पानी की उपलब्धता का मतलब ये नहीं कि खूब पानी डालते रहे, उससे मिट्टी भी खराब होती और कोई उत्पादन ज्यादा तो होता नहीं। तो हर जगह हमारे यहाँ आज दिख रहा है कि पानी है, लेकिन ये पानी कितने दिनों तक? क्योंकि अभी तो हर जमीन पर दो फसला खेती भी नहीं हो रही, इसलिए आज दिख रहा है कि हमारे यहाँ पानी ज्यादा है। दरअसल हमारे यहाँ पानी ज्यादा नहीं है, हमारे पानी टिकता कहाँ हो, तो बह के चला जाता है, गंगा होते हुए समुद्र में चला जाता है। तो पानी का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल, आवश्यकता के हिसाब से इस्तेमाल, इस पर भी जोर देना चाहिए। तो इन सारे विषयों पर आप चर्चा करेंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं और बहुत खुशी होती है। आईसीआर रीजनल कॉम्प्लेक्स का जब उद्घाटन हुआ तब आने का मौका मिला था, शिलान्यास करने का तो गौरव प्राप्त हुआ ही था। उस समय मैं ही कृषि मंत्री था, लेकिन उद्घाटन के बाद, उद्घाटन के समय भी यहाँ रहने का मौका मिला। और आज इस कॉम्प्लेक्स में कोई कार्यक्रम हो रहा तो सचमुच मुझे अच्छा लग रहा है कि चलिए अब ये तो बिल्कुल काम करने वाली जगह हो गई। लेकिन थोड़ा अय्यप्पन साहब इस संस्था पर आप ध्यान दीजिए। इसका कंसेप्ट जो था हमारा वो ऐसा नहीं कि फाइल्स में नहीं है, आपके फाइल्स में है, उसके अनुरूप इसको बने। सही मायने में ईस्टर्न रीजन कॉम्प्लेक्स इसको बने। ये कोई एक और संस्था की तरह इसको मत चलाइए। और इसमें बात हुई थी, इसमें फिशरी पर जोर होगा, हॉर्टिकल्चर पर, एनिमल हस्बेंड्री पर, एग्रो फॉरेस्ट्री, सब इन सब चीजों पर इसमें जोर होगा। और दूसरी बात है कि यहाँ स्थापित करने की मंशा यही थी कि भाई किसान यहाँ आए, आकर्षित हो, आपका काम देखें। तो ऐसे तो हम चाहते बहुत थे कि आज जैसे आप लोग आ गए तो आज कृषि विभाग की तरफ से एक और कार्यक्रम पूरा, मेरी तो इच्छा थी कि यही वो कार्यक्रम देंगे, लेकिन शायद जगह के कारण थोड़ी बगल में ही जगह की कमी। हाँ, जिस वेटनरी कॉलेज का एक हिस्सा आपको मिला है उसी में आगे यहाँ से बगल में ही वो कार्यक्रम हो रहा, वहाँ भी हम लोगों को जाना है। लेकिन यहाँ एक्टिविटी और बढ़ेगी। इन लोगों को भी शाम को फुर्सत लगे तो उसको भी हाँ, वो आप लोग जरूर देखें। लेकिन इस संस्था को जिस मकसद से आईसीआर रीजनल कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने बनाया था, और हमारे कृषि मंत्री जी ने शिकायत की है, उस पर तो आप ध्यान दीजिएगा ही। मखाना और लीची दोनों पर नेशनल रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया और उस समय शरद पवार जी के कहने पर उनके यहाँ भी हम लोगों ने अनार पर किया। अब पता नहीं है, अब वो कृषि मंत्री हैं, अनार वाला तो नेशनल रिसर्च सेंटर खूब बढ़िया चल रहा होगा, और वो लीची और मखाना को भूल गए। तो लीची और मखाना को भी भूलिए नहीं, और ये हमारी विशिष्टता। अब यहाँ एक उद्यमी बैठे हुए, अभी हम देखा था थोड़ी देर पहले, पता नहीं चलेगा लीची के तो नहीं, मखाना पर पहले हम आपको बताते। लीची से वाइन प्रिपरेशन हाँ जानते, लेकिन अभी हम मखाना पर है, लीची पर बाद में। देखिए मखाना को इन लोगों ने इतना सुंदर पैकेजिंग में उसकी कुछ प्रोसेसिंग करके काम करना शुरू किया सब जगह। पहले क्या होता था, मखाना के किसान से लोग ले लेते थे, बहुत कठिन है मखाना की खेती, और उसमें से उसको प्लग करना कितना कठिन है, चारों तरफ कांटा। उस पर भी काम करना चाहिए, आईसीआर को उस पर भी काम करना चाहिए। रीजनल कॉम्प्लेक्स जो मखाना का होगा उस पर भी काम करेगा। अब धीरे धीरे इस तरह के स्किल्ड लोग तो मिलना बंद हो जाएंगे। उसको प्लग करना, फिर किस तरह से नट को भून करके फिर उस पर एक हल्का सा उस पर प्रेशर डालते हैं, वो बंद करके निकलता है फट करके। तो कई प्रोसेस है, बहुत कठिन चीज है, लेकिन कीमत नहीं मिलती थी किसानों को। वो सब यहाँ का मखाना चला जाता था कानपुर की मंडी में, और वहीं से देश भर में जाता था।
क्योंकि पूजा वगैरह के अवसर पर लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। मखाना का खूब प्रचार हो रहा है, एरिया भी बढ़ सकता है। तो उस रिसर्च सेंटर को नेशनल रिसर्च सेंटर, तो जो एनआरसी की परिभाषा है उसके अनुरूप उसका संचालन होना चाहिए। उसमें पद खाली रहे तो ये शोभा नहीं देता है। और आईसीआर के परंपराओं के अनुरूप ये बातें नहीं। लीची पर तो बहुत काम हो रहा, और लीची पर तो एक काम होना चाहिए कि साहब बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के उसका छिलका उतर जाए। उसमें कुछ नहीं, एक अगर ब्रेक थ्रू कर लेंगे जिस दिन आप, बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन के उसका छिलका उतर जाए तो बड़ी बात होगी। और उसके बाद तो फिर उसकी प्रोसेसिंग है। और लीची तो 15 दिन 20 दिन का ही फसल है, उसी में मार्केट में फ्लड होता है, शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है। तो इसको बढ़ाया कैसे जाए, पीरियड कैसे लंबा किया जाए, और फिर बर्बाद न हो। अगर वाइन वगैरह बनाने वाले लोग आ जाएंगे तो बर्बाद नहीं होगा, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। आज तो बर्बाद हो जाता है, उस सीजन में जितना खपत हुआ। लेकिन देखना ये भी है कि कहीं वाइन वाले लोग आकर के जो लीची खाने का मजा है उसको ही समाप्त न कर दो, सब कैप्चर कर ले। ये देखना पड़ेगा, उसके लिए शुरू से ही कुछ उपाय करना पड़ेगा। भाई 15 दिन 20 दिन लीची मिलता है तो 15-20 दिन तो जरूर मिले लोगों को लीची खाने के लिए, और बाकी वो बर्बाद न हो, इसलिए वाइन बने, अन्य प्रकार से प्रोसेसिंग भी हो जाए। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आप राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जल्दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में ले लीजिए। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हम लोगों ने गठित किया है, उसको जो आईसीआर मदद देती है वो मदद देना शुरू कर दीजिए। हम लोगों को ज्यादा चाहिए। और जब ईस्टर्न रीजन पर अब देश को भरोसा, आपकी निगाह इस पर है, तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। लेकिन हमें जो तकनीकी की सहायता चाहिए या अन्य प्रकार का सहयोग चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। और आईसीआर अगर ये रीजनल कॉम्प्लेक्स मजबूत संस्था होगी तो हम अपनी समस्याओं को अपने यूनिवर्सिटी को सौंपेंगे, आपको सौंपेंगे, ताकि उन समस्याओं पर काम कीजिए। और बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म भी जो कुछ भी उपलब्ध है उसको मिला करके इस बार बिहार के किसानों को एडवाइजरी जरूर मिलना चाहिए कि अगर उसी तरह से ड्राउट की स्थिति आई तो क्या उपजाना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत दिनों तक ये स्थिति चल नहीं सकती, ये अंततोगत्वा हमारी कमर को तोड़ देगा। तो उससे बचना है और वैकल्पिक फसल लोगों को लेने की आदत पड़ जाए। बहुत फ्लड होता है तो क्या किया जाए, हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इस बार के नदियों के जोड़ने की योजना तो विवादास्पद है, लेकिन राज्य के अंदर हम अपनी नदियों को जोड़ना चाहते हैं ताकि नेपाल से जो हमारे यहाँ फ्लड होता है उससे उसके प्रभाव को हम कम कर सके। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो बड़ी योजनाओं से लेकर माइनर स्कीम्स तक की आवश्यकता है। हमारी पुरानी सिंचाई की अपनी प्रणाली रही है, हम उसके भी जीर्णोद्धार पर काम कर रहे हैं। तो नहर सिंचाई की भी जरूरत है, और जो हमारे परंपरागत सिंचाई के जो सिंचाई की जो प्रणाली रही है उसको भी संजो कर रखना पड़ेगा उन इलाकों के लिए। और राज्य के अंदर भी हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ प्रॉपर मैपिंग आप करवाइए। राज्य के अंदर भी अलग अलग जो आप तो एक मेजर एग्रो क्लाइमेट में कर रहे हैं, लेकिन आपके इंटरेक्शन से और जो बातें उभर कर आएगी हम उसमें इनकॉर्पोरेट करने में पीछे नहीं रहेंगे। और हमें सचमुच आपका इंतजार रहेगा। और सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको आप लोग क्यों बोलते हैं, मुझको ये बात समझ में नहीं आती है। इसका कुछ अपना नाम होना चाहिए। ये सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसा लगता है जैसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये कोई कार्बन कॉपी होने जा रहा है। तो ये फर्स्ट वाला तो परिपाटी चल गई है, यूपीए 1 यूपीए 2, तो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका कुछ अलग नाम दीजिए। रेनबो रिवॉल्यूशन खराब नाम नहीं है। और करना है तो हमको एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करनी चाहिए। एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, सदाबहार, तो उस
प्रकार का कुछ होना चाहिए कि आप लोग भी वैज्ञानिक हैं थोड़ा, और हमको लगता है कि इतनी खोज आप करते हैं तो इसमें नाम की खोज आप नहीं कर लीजिएगा, नाम की। बहुत धन्यवाद। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो ही ना। स्वागत में कोयल पुकारे मोरे गुंजाए आई है सुबह गैया। बीना के तार सजे हैं, बीना के तार सजे हैं, जल तरंग गूंज उठे हैं, झूम के गाने पे आई है सुबह गैया। आपके स्वागत में कोयल पुकार। गूंज उठे हैं ताल पे गाने को, कोयल पुकारे मोरे गुंजाए आई है सुबह गैया। आपके स्वागत में हो गई तेरी क्या हो गया। अगला कार्यक्रम हम देख कर रहे हैं माननीय प्रकाशित रहने के लिए संकल्पों को हमेशा दीपक की तरह जाज्वल्यमान रखने के लिए यह दीप स्तंभ प्रकाशित हो रहा है, ताकि हम अपने अंदर के प्रकाश स्तंभ को हमेशा उद्दीप्त देखकर हमेशा आगे बढ़ते रहें। जो इतनी अल्प सूचना पर बधाई देता हूं कि उन्होंने 4 दिन का इस कृषि उपादान और यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया है, और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज उसके उद्घाटन के अवसर पर मुझे भी निमंत्रित किया है। ये बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। हम किसानों को यंत्र खरीदने में मदद करना चाहते हैं। कुछ तो राज्य की योजना है, कुछ केंद्र प्रायोजित योजना है। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें केंद्र सरकार कुछ मदद देती है, राज्य सरकार उसमें अपना अंशदान देती है, और कुछ योजनाओं को हमने इस प्रकार से थोड़ा परिवर्तित किया है जिसमें जितना अंशदान हमें देना है उससे कहीं आगे बढ़कर हम अंशदान देते हैं। यानी कुल मिलाकर कोशिश ये है कि इसका लाभ किसान उठा ले। अभी कृषि उत्पादन आयुक्त ने आपको जानकारी दी कि कुछ तो बैंक के माध्यम से है, और कुछ मामलों में हमने योजना में ये फेरबदल किया है कि अगर कोई बैंक का कर्ज लिए बगैर भी पावर टिलर खरीदना चाहता है तो उन्हें हम राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी हम प्रदान कर देंगे, और वो जिस प्रकार से भी हो धन का प्रबंध करके अपना खरीद लें। तो कई जगह से ये सुझाव आया था कि भाई बैंक का क्यों,
हम खुद भी खरीद लेंगे, अगर सरकार को जो सब्सिडी देनी है वो सब्सिडी दे दे। तो इस तरह से योजनाओं में थोड़ा संशोधन करके उपयोगी बनाने की कोशिश की गई है, लोकप्रिय बनाने की कोशिश की गई है, और विभिन्न प्रकार के यंत्रों के लिए लोगों से आवेदन मांगे गए। उन पर विचार करके आवेदनों को स्वीकृत किया गया, और जिनके आवेदनों को स्वीकृत किया गया उन सबों को यहां बुलाया गया कि आप यहीं आइए और यहीं जो भी सरकार की मदद है वो मदद लीजिए। और इसी जगह पर जितने विक्रेता हैं वो भी मौजूद हैं। अब कोई दबाव नहीं है, अपना घूम घूम के टहल के देख लीजिए, जो पसंद आवे वही लीजिए। यहीं पर आपको सहायता मिलेगी, यहीं पर अपना सामान खरीदिए, उनको दीजिए, पैसा दीजिए, चेक दीजिए, और फिर लेकर के खुशी खुशी घर जाइए। तो इस सही मायने में कृषि मेला बहुत तरह का मेला होता है, कुछ मनोरंजन का मेला होता है, और कुछ मेला जैसे जानवर का मेला लगता है, लोग जाते हैं, जानवर खरीद बिक्री होती है, वहां पर लोग बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। लेकिन ये मेला ऐसा है जिसमें जिसको सरकार की स्कीमों में सहायता मिलनी है उनके लिए आयोजित